हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आर के सर स्वागत करता हूं आपका मेरे ऑफिशियल चैनल आर के विद्यापीठ में। अगर आपने एलपी सही को बढ़िया से दे दिया है तो कहीं ना कहीं आप मेडिकल के लिए वीडियोस देख रहे होंगे, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। इस वीडियो में मैं एलपी मेडिकल का पूरा कंप्लीट प्रोसेस आपको बताऊंगा और कौन कौन सी बातों का आपको ध्यान रखना है ताकि आप डिस्क्वालीफाई ना करें। चले तो अपन स्टार्ट करते हैं अपने एलपी के मेडिकल को। वैसे तो मैंने कई सारे वीडियोज बनाए हैं मेडिकल को लेकर, लेकिन अभी बिल्कुल लेटेस्ट नया वीडियो मैंने सोचा आप लोगों के लिए बना दिया जाए, जिसमें वो सारी बातें मैं आपको बताऊं जिन बातों का आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। चलिए देखो, सबसे पहले अगर मैं मेडिकल की बात करूं, अच्छा मेडिकल की सबसे पहले भाई डेट क्या आ सकती है। वैसे ये तो रेलवे डिसाइड करेगा कि डेट क्या आ सकती है, ये ना तो मैं डिसाइड करूंगा ना आपके जो मिलियंस में सब्सक्राइबर लेकर बैठे हैं चैनल, ना वो डिसाइड करेंगे, कोई डिसाइड नहीं करेगा, ये रेलवे डिसाइड करेगा। चलिए फिर भी एक अनुमान लगाया जा सकता है, ठीक है ना। चलिए देखो यहां से भाई सबसे पहले तो 15 जुलाई को आपका पेपर हुआ सईको का। फिर यहां से कुछ बच्चों ने विद्रोह किया, तो विद्रोह के बाद में उनको सफलता मिली और 31 अगस्त के बाद में उनका री एग्जाम हुआ कुछ बच्चों का। चले अब यहां से ही अनुमान लगाया जा रहा है, यहां से ये अनुमान लगाया जा रहा है कि सितंबर स्टार्ट हो गया, ठीक है ना। सितंबर यहां से स्टार्ट हो गया, मतलब 15 सितंबर तक मेरे प्यारे बच्चों आपका क्या आ सकता है, रिजल्ट आने के पूरे पूरे चांसेज है 15 सितंबर तक। चलिए अगर 15 सितंबर तक आपका रिजल्ट आ जाता है तो कहीं ना कहीं 10 अक्टूबर के आसपास मेरे प्यारे बच्चों आपको मेडिकल और यहां से डीवी के लिए बुलाया जा सकता है। अब ये डेट थोड़ी बहुत चेंज भी हो सकती है, ऐसा नहीं है कि मेरे को रेल मंत्रालय से कॉल आया कि सर आप वीडियो बना दो, नहीं। ये पुराना इतिहास देखकर कि रेलवे ने किस किस प्रकार से मतलब चीजों को डील किया है, कैसे कैसे उसने पुराना मतलब डेट देखी, पुराना इतिहास देखा है। चलिए अगर 15 सितंबर को रिजल्ट आ जाता है तो करीब 10 अक्टूबर के आसपास, अब ये 10 अक्टूबर से थोड़ा सा कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है ना, लेकिन रहेगा आसपास ही। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा अंतर आ जाएगा, नहीं, ये रहेगा आसपास ही। 2-5 दिन का अंतराल आ सकता है, इससे ज्यादा अंतराल नहीं आएगा, ठीक है ना, ये आसपास ही रहेगा। चलिए तो आप लोग बिल्कुल तैयार हो जाओ, जिन बच्चों का साइको का पेपर बढ़िया गया है और जिन बच्चों का सीबीटी 1 में नंबर बढ़िया है, जिन बच्चों के सीबीटी 2 में नंबर बढ़िया है, वो बच्चे बिल्कुल तैयार हो जाओ। सीबीटी 1 का कोई रोल नहीं है, जिन बच्चों के सीबीटी 2 में बढ़िया नंबर है वो बच्चे बिल्कुल तैयार हो जाओ, बिल्कुल अपनी कमर कस लो। चलिए अच्छा बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं कि सर पहले डीवी होगा कि पहले मेडिकल होगा। मेरे प्यारे लालो, सबसे पहले आपका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अगर आपके डॉक्यूमेंट ही प्रॉपर नहीं है तो फिर आप मेडिकल देने के लायक ही नहीं रहेंगे। तो सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट पूरे बनवा ले। डॉक्यूमेंट में आपको क्या क्या चाहिए वो सारी जानकारी एक और वीडियो लेकर आऊंगा, उसमें मैं कंप्लीट जानकारी आपको दूंगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नहीं तो एक ऑथेंटिक जानकारी जो इस चैनल के माध्यम से मैं आपको देता हूं वो आपसे छूट सकती है। चलिए तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होगा। चलिए जिस दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उस दिन ही आपको मेडिकल का एड्रेस भी दिया जाता है कि आपको कौन से हॉस्पिटल में जाके आपको मेडिकल करवाना है। चलिए तो यहां से जरूरी नहीं है कि जिस जगह पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो वहीं पर आपका मेडिकल हो, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। दूर दूर भी ये दोनों जगह आपकी आ सकती है। चलिए जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होगा, हॉस्पिटल का एड्रेस आपको दिया जाएगा मेडिकल टेस्ट के लिए, उस हॉस्पिटल के एड्रेस पर आपको पहुंचना पड़ेगा, है ना। फिर आपका मेडिकल टेस्ट होगा। नॉर्मली केसेस में लगभग अगले ही दिन से आपका मेडिकल स्टार्ट हो जाता है। चलिए अब यहां से अपन बात करेंगे सर कौन कौन से मेडिकल टेस्ट होते हैं।
सबसे पहले तो मैं आपको मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं, जब भी आप लोग मेडिकल टेस्ट देने जाएंगे, तो मैं आपको एक टिप दे देता हूं कि आप यहां से मेरे प्यारे बच्चों भूखे पेट जाना, मतलब खाना वाना खा के नाश्ता करके मत जाना। आप यहां से कैसे जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, भूखे पेट यहां से जाएंगे, क्योंकि कुछ टेस्ट आपके ऐसे होंगे जो भूखे पेट वाले होंगे, फिर बीच में आपको खाना खाने के लिए वो टाइम देते हैं, उसके बाद दोबारा भरे पेट वाले टेस्ट आपके होंगे। चलिए, तो सबसे पहले आप बिल्कुल खाली पेट जाएंगे, पानी वानी पीकर एकदम बढ़िया से नींद वींद प्रॉपर लेकर। सबसे पहले जाते ही आपके यूरिन का टेस्ट होगा, आपके टॉयलेट का टेस्ट होगा, आपसे एक सैंपल लिया जाएगा और उस सैंपल को वो लोग रख लेंगे, उसकी जांच करेंगे। चलिए, यूरिन टेस्ट देने से पहले आप प्रॉपर बहुत बढ़िया से पानी पी लेना, क्योंकि यूरिन मेनली वो कलर भी चेक करते हैं। अगर आपका बहुत ज्यादा पीलापन आता है तो कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि ये यूरिन इन्फेक्शन है, तो आपका जो यूरिन का कलर है ना वो बिल्कुल थोड़ा सा साफ आना चाहिए, पानी की तरह आना चाहिए, है ना, पीलापन उसमें नहीं होना चाहिए। तो वो कब संभव है, जब आप प्रॉपर पानी पिएंगे, है ना, तभी वो चीज संभव रहती है। तो भूखे पेट जाना, पता चले कि आपने पोए खा लिए, पोए में हल्दी होती है और टॉयलेट आप कर रहे हैं तो वो पीलापन उसी हल्दी का निकल रहा है। मैं आपको एक मतलब ऑथेंटिक चीजें बता रहा हूं जो कहीं ना कहीं बच्चों के साथ में पहले से हो चुकी है। थोड़ा सा भूखे पेट जाइएगा, है ना, ताकि आपका खाने की वजह से तो प्रॉब्लम ना हो। चलिए, इसके बाद में आपका ब्लड टेस्ट होता है, ब्लड का सैंपल आपका लिया जाएगा। ब्लड सैंपल में मेनली वो आपका शुगर देखेंगे, मतलब शुगर ही वो सबसे ज्यादा वो देखते हैं। मतलब ब्लड टेस्ट जो सैंपल आपका लेंगे ना, उसमें जो उनकी मतलब थिंकिंग होती है ना कि उनको चेक क्या करना है, उनको मेरे प्यारे बच्चों शुगर ही चेक करना होता है उस ब्लड में। वैसे तो जब ब्लड का सैंपल लिया जाता है तो कई सारी जांचें निकल के आती हैं, लेकिन उसमें मेनली जो उनको चेक करना होता है ना वो शुगर ही चेक करना होता है। चलिए, तो आपकी अगर शुगर कम ज्यादा है तो आप थोड़ा सा डॉक्टर को जाकर थोड़ा सा ट्रीटमेंट लेना स्टार्ट करिएगा। चलिए, इसके बाद में वो आपको बोलेंगे कि बेटा खाना वाना अगर नहीं खा के आए हो या फिर नाश्ता वास्ता नहीं करके आए हो तो आप लोग करके आ जाइए, क्योंकि ये जो दोनों टेस्ट हैं कहीं ना कहीं ये खाने पर डिपेंड होते हैं। आई बात समझ में, है ना, आपने गलत कुछ खा लिया तो कहीं ना कहीं इनमें इन टेस्टों में दिक्कत आ सकती है। चलिए, फिर यहां से जैसे आप लोग खाना वाना खा के वापस से जूस वूस पी के, बहुत ज्यादा मतलब ऐसा वैसा खाना मत करना, नॉर्मल, बहुत ही नॉर्मल खाना खाना उस दिन। चलिए, फिर यहां से आपका एक्सरे टेस्ट किया जाता है। एक्सरे में मेनली वो आपका चेस्ट चेक करेंगे, है ना, इसके अलावा एक्सरे में और कुछ चेक किया नहीं जाता। इसके बाद में आपको ईसीजी का टेस्ट होता है। ईसीजी मेरे प्यारे बच्चों, ईसीजी हार्ट के लिए होता है, आपके दिल के लिए होता है कि आपका जो दिल है, आपका जो हार्ट है वो सही से काम कर रहा है। अगर वो आपके हार्ट में ऐसी कोई भी एनोमलिटीज उनको दिखाई देती है, ऐसा कोई भी प्रॉब्लम आपको दिखाई देता है, तो वो आपको डिस्क्वालीफाई उसी टाइम पर नहीं करते, वो आपको किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने को बोलेंगे और वहां पर आपको हार्ट का प्रॉपर दोबारा टेस्ट आपको करवाना है। अगर प्राइवेट हॉस्पिटल वालों ने लिख कर दे दिया कि हां इसका हार्ट बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उस रिपोर्ट को लाकर इनको दिखा देना, बिल्कुल वैलिड हो जाओगे आप लोग, कोई समस्या नहीं आएगी, ठीक है ना। तो कभी कभार बच्चे ईसीजी में मतलब वहां से आउट कर देते हैं, फिर उन बच्चों को प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर दोबारा चेकिंग करवानी पड़ती है, वहां से रिपोर्ट लाना पड़ता है और यहां पर सबमिट करना पड़ता है, तब जाकर यह वैलिड माने जाता है। चलिए, इसके बाद में मेरे प्यारे बच्चों आपका होगा डार्क रूम टेस्ट। एक अंधेरे कमरे में सभी बच्चों को ले जाया जाता है और उनके कपड़े उतार दिए जाते हैं। उनके कपड़े उतार दिए जाते हैं तो घबराना मत, ये एक प्रोसीजर का ही पार्ट है, ठीक है ना। सर डार्क रूम में ले जाकर क्या करेंगे बेटा, डार्क रूम में ले जाकर आपका हाइड्रोसाइल का टेस्ट किया जाता है और आपके पाइल्स का टेस्ट किया जाता है।
हाइड्रोसाइल में क्या होता है बेटा, जो आपके अंडकोश होते हैं ना, जिसको टेस्टिस बोला जाता है, वो जो अंडकोश है वो मोटे हो जाते हैं, मतलब उनमें पानी भर जाता है। तो वो तो वैसे पता चल जाएगा, मोटे मोटे दिखेंगे तो इसका इलाज आप लोग पहले से करवा लेना। अगर किसी के हाइड्रोसाइल की बीमारी है, या फिर थोड़ा सा चेक वेक करते रहा करो, पता चले कि आपको बीमारी है और आप समझ ही नहीं पा रहे। चलिए, तो आपकी अगर हाइड्रोसाइल की बीमारी है, अगर उसमें देखो अंडकोश में लिक्विड भर जाता है, यही हाइड्रोसाइल की बीमारी होती है, तो उस लिक्विड को आप निकलवा ले डॉक्टर से, या फिर आप ऑपरेशन जो भी करना हो ना, अब करना शुरू कर दे। मतलब चलिए, यहां से आपका पाइल्स भी चेक किया जाता है, पता चले आपके बवासीर हो रहा है और आप ट्रेन चलाते समय बैठ ही नहीं पा रहे। भाई पाइल्स में क्या होता है कि पीछे थोड़ा सा दर्द वर्द करता है और आप लोग ज्यादा समय तक बैठ ही नहीं पाते, तो ऐसे बच्चे को भी कहीं ना कहीं डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है अगर उसके बहुत ज्यादा पाइल्स, मतलब होता है ना एक लेवल होता है, भाई कम पाइल्स है तो थोड़ा सा इलाज विलाज करवाएंगे तो हो जाएगा। आजकल 90% 80% बच्चों के पाइल्स की बीमारी मिलेगी, लेकिन वो बहुत ज्यादा हाई लेवल पर नहीं होती, एक छोटे लेवल पर होती है, तो पता ही नहीं चलता। खीरा ककड़ी खाते हैं, सही हो जाता है, वापस हो जाता है, सही हो जाता है। लेकिन कई सारे बच्चों के एक बहुत ज्यादा लेवल पर होता है, उनके खून उन गिरता रहता है। ऐसे बच्चों को डॉक्टर से कंसल्ट करके ऑपरेशन करवाना, ऑपरेशन करवाओ, या फिर जो भी आपको ट्रीटमेंट लेना है डॉक्टर से लेकर फटाफट आप लोग इसको ठीक करवाओ। क्योंकि ये जो दोनों बीमारियां हैं ना, ये डॉक्टर पर सीधा निर्भर करेगी कि वो आपको आउट करेगा कि आपको आउट नहीं करेगा। इसमें आप उनको वो नहीं कर सकते कि आपके हाइड्रोसाइल की बीमारी है और आपको डॉक्टर ने आउट कर दिया तो आप उनके ऊपर कोई केस दर्ज नहीं कर सकते। आई बात समझ में? क्योंकि ये दोनों भी एक मेडिकल का हिस्सा है। ये डॉक्टर के ऊपर टोटली डिपेंड करेगा कि आपके हाइड्रोसाइल है फिर भी आउट नहीं किया, आपके पाइल्स हैं फिर भी आपको आउट नहीं किया, ये सीधा का सीधा डॉक्टर पर डिपेंड करेगा। अब डॉक्टर भी इनका लेवल चेक करता है, भाई हाइड्रोसाइल एक बहुत बड़े लेवल पर है तो आउट, पाइल्स एक बहुत बड़े लेवल पर है तो वो आउट कर देगा। लेकिन छोटा मोटा है, इलाज किया जा सकता है तो फिर नहीं करेगा। चलिए, इसके बाद में मेरे प्यारे बच्चों फ्लैट फिट चेक किया जाता है। सर फ्लैट फिट क्या है बेटा? ये सही है और ये गलत है, आप लोग समझ जाओ, ठीक है ना। आपका जो पैर है ना, अगर वो बिल्कुल ऐसे सीधा है, मतलब जमीन और पैर के बीच में अगर जगह नहीं है, तो फिर आप फ्लैट फिट के शिकार हो, ठीक है ना। अगर यहां से जमीन और पैर के बीच में ऐसी अगर आपके जगह है, आप लोग देखना अपना पैर है ना, कई सारे बच्चों ने तो देखा भी नहीं होगा, तो फिर आप सही हो, मतलब आप फ्लैट फिट नहीं हो। सर इसमें निकला जा सकता है क्या? अभी तक तो ऐसा कोई केस देखा नहीं गया कि जिस बच्चे के फ्लैट फिट की बीमारी है उस बच्चों को निकाला गया हो, ऐसा कोई केस अभी तक तो नहीं देखा गया। लेकिन यह भी टोटली डिपेंड करेगा बेटा डॉक्टर की मेंटेलिटी पर। डॉक्टर चाहेगा रखेगा, डॉक्टर नहीं चाहेगा तो आउट भी कर सकता है, ठीक है ना। चलिए, मतलब ये बहुत नॉर्मल टेस्ट होता है, इनमें बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना, ये नॉर्मल टेस्ट होता है। लेकिन ये वही फिर बता रहा हूं, ये मेडिकल का हिस्सा है और ये डॉक्टर पर डिपेंड करेगा, ठीक है ना। जितना पोलाइटनेस आप लोग रख सकते हो ना, आप भले ही कितने भी खड़ूस हो, आप लोग हमारे वीडियोज के नीचे आकर गाली देकर चले जाते हो, लेकिन वहां पर ऐसा मत करना। आई बात समझ में? क्योंकि हम लोग तो आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकते, है ना। आप हमारे वीडियोज के नीचे गंदा बुरा जो भी बोलकर जाते हो, हम लोग आपका कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हम एक शिक्षक हैं और आप एक विद्यार्थी हो। शिक्षक और विद्यार्थी के बीच में एक तालमेल होता है, मतलब विद्यार्थी कैसा भी हो, नालायक भी हो ना, तो भी एक शिक्षक को खुशी मिलेगी जब उस बच्चे का सिलेक्शन होगा। चलिए, लेकिन वहां पर ये आपकी हरकत है ना, वहां पर मत दिखाना। ये यहां पर जो कमेंटों में दिखाते रहते हो ना, ये वहां पर मत दिखाना मेडिकल के टाइम पर। वहां से किसी से अकड़ना मत, नहीं तो वो देखो बॉडी में कहीं ना कहीं तो मिस्टेक होती है, परफेक्ट बॉडी किसी की नहीं होती। अगर वहां पर अकड़ गई ना
तो फिर जिंदगी भर की अकड़ आपके निकल जाएगी वहां पर, ठीक है ना। चले, तो वहां पर जितनी पोलाइटनेस आप लोग रख सकते हो, बाबूजी भी बोलना पड़े, हाथ भी जोड़ना पड़े तो जोड़िए, बिल्कुल शांतिपूर्वक। आपसे सीधा सिंपल आदमी इस दुनिया में कोई है ही नहीं। आपको ऐसा व्यवहार उनके सामने करना है, क्योंकि कभी कभार इंसानियत भी होती है। किसी बच्चे के थोड़ी सी प्रॉब्लम है, अगर डॉक्टर को लगता है कि ये प्रॉब्लम अभी बच्चे के हैं, 1 महीने बाद ये प्रॉब्लम ऑटोमेटिक बच्चे की खत्म हो जाएगी, तो उस बच्चे को कंसिडर कर लेते हैं वो लोग। लेकिन आप अकड़ गए, भूल जाओ फिर। चले, यहां पर एक और चीज होती है नोकनी। वैसे तो किसी को नोकनी में नहीं निकाला जाता, फिर भी मैं बता रहा हूं कि डॉक्टर पे डिपेंड करता है। आप अकड़ गए तो उनके पास में परमिशन है, अथॉरिटी है, निकाल सकता है, ठीक है ना। वैसे नहीं निकाला जाता नोकनी में। सर ये नोकनी क्यों होती है, बता देता हूं, मेडिकल का हिस्सा है बेटा। यहां से ये नोकनी का शिकार है। आप बोलेंगे सर ये नोकनी का शिकार है, और ये बिल्कुल सही है। कई सारे बच्चों के पैर आड़े टेढ़े नहीं देखे आपने, मतलब वो इन दोनों को मिलाएंगे, वो इन दोनों को मिलाने की कोशिश करेंगे तो वो इनको मिला ही नहीं पाएंगे। आई बात समझ में। अगर यहां से वो इसको मिलाने की कोशिश करेंगे तो फिर इन दोनों को वो मिला ही नहीं पाएंगे। आई बात समझ में। तो ये जो दोनों बच्चे होते हैं, ये नोकनी का शिकार होता है। ये बच्चा परफेक्ट है। ये बच्चा देखो इसको भी मिला सकता है और इसको भी मिला सकता है। अगर नहीं भी मिलाए ना, तो ये जो दोनों गैप हैं ये बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये जो दोनों गैप हैं लगभग ये बराबर बराबर ही आना चाहिए। आप लोग भी मिला के देखना। चले, लेकिन कई सारे बच्चे अगर इधर कम गैप है तो इधर गैप बहुत ज्यादा हो जाता है, अगर इधर कम गैप है तो इधर गैप बहुत ज्यादा हो जाता है। तो ये गलत है। सही कौन सा है कि ये यहां वाला गैप और यहां वाला गैप लगभग लगभग आपका बराबरी होना चाहिए, ठीक है ना। ये बिल्कुल सही है। और नोकनी मतलब एक मेडिकल का हिस्सा है, लेकिन निकल नहीं जाता। फिर भी बोलूंगा कि डॉक्टर पे डिपेंड करेगा। ये मैं बोल रहा हूं कि निकल नहीं जाता, कल को निकाल दिया आपको तो मेरी कोई गारंटी नहीं है। ये टोटली डिपेंड करेगा डॉक्टर पे। इनकी कुछ एक्सरसाइज होती है, उनको करना स्टार्ट कर दो। यूट्यूब पर नोकनी लिखना, वहां पर एक्सरसाइज आपको बताएगा, उनको करना स्टार्ट कर दो। क्योंकि नोकनी अगर आप क्या है और निकाल दिया, इसमें आप लोग कुछ नहीं कर सकते उनका। इसके बाद में क्या होगा बेटा, बीपी का टेस्ट आपका चेक किया जाएगा, ब्लड प्रेशर का। अब देखो ये टेस्ट ऊपर नीचे हो सकते हैं, हो सके आपका बीपी का टेस्ट जाते ही कर ले। आई बात समझ में। तो ये टेस्ट ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन मैं सारे टेस्ट आपको बता रहा हूं भाई, कौन कौन से टेस्ट आपके हो सकते हैं। वैसे तो सीक्वेंस भी यही रहता है जो मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन हो सके बीपी का टेस्ट सबसे लास्ट में कर ले, बीपी का टेस्ट सबसे स्टार्टिंग में कर ले, बीपी बीच में आपकी माप दी जाए, है ना। ऐसा छोटा मोटा ऊपर नीचे हो सकता है। सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है, सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है यहां पर आएगा बेटा आई टेस्ट। बाकी टेस्ट में इतनी दिक्कत नहीं है, आई टेस्ट जो होता है ना उसमें सबसे ज्यादा बच्चे आउट होते हैं। चले, क्योंकि इसमें 1% एरर भी नहीं चलेगा, बाकी में तो वो कंसिडर कर लेंगे, लेकिन आई टेस्ट में तो 1% गलती भी नहीं चलेगी। 1% क्या 0.1% गलती भी आई टेस्ट में नहीं चलती। आई टेस्ट में मेनली 3 प्रकार के टेस्ट होंगे। कलर विजन टेस्ट, इसमें कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट चेक किया जाएगा। आई साइट टेस्ट, इसमें आप बोलते हो ना कि सर 6/6 होना चाहिए, है ना। 6/6 का मतलब क्या है कि आपके सामने एक बहुत बड़ा बोर्ड टाक दिया जाएगा, उसमें कई सारे अक्षर लिखे होंगे, मोटे भी लिखे होंगे, पतले भी लिखे होंगे, और उस बोर्ड और आपके बीच की जो दूरी है वो कितनी रहेगी बेटा, 6 मीटर की दूरी रहेगी। और आपको पढ़ने को बोलेगा, वो सारे के सारे अक्षर आपको पढ़ने हैं, बारीक वाले भी और मोटे वाले भी। सर यहां से नियर विजन टेस्ट क्या होता है? नियर विजन टेस्ट क्या होता है, जैसे आपको एक कॉपी दे देंगे, उस कॉपी में कई सारे अक्षर लिखे होंगे, उन अक्षरों को आपको क्या करना है, पढ़ना है। आप बोलेंगे सर ये तो मैं पढ़ ही सकता हूं ना, इसमें कौन सी बड़ी बात है। बेटा आपकी आंख हो
और उस किताब के बीच में 25 सेंटीमीटर का गैप रहेगा। जिस बच्चे के ये बीमारी होती है ना, वो बच्चा नहीं पढ़ पाता। आप पढ़ पा रहे हैं मतलब आपको वो बीमारी नहीं है, लेकिन जिस बच्चे के ये बीमारी होती है वो नहीं पढ़ पाता। चलिए, तो आंखों के बीच में और किताब के बीच में 25 सेंटीमीटर का गैप रहेगा, जिसको आप 0.6 भी बोलते हो, ठीक है ना। चलिए, और कलर विजन टेस्ट में क्या होगा, कलर ब्लाइंडनेस चेक किया जाएगा। कई सारे रंगों के धब्बे होंगे, उन धब्बों में अंक लिखे होंगे 6, 5, 37, 38, 40 ऐसे लिखे होंगे, आपको बोल के सुनाना पड़ेगा। या फिर आपको ऐसा भी पूछा जा सकता है, जैसे उसमें एक आकृति बनी होगी, उस आकृति पर आपको उंगली फेरने के लिए भी बोला जा सकता है। तो कलर ब्लाइंड टेस्ट दो प्रकार के से लिए जा सकते हैं, या तो अक्षर को बोलने को बोलेगा या फिर उसमें उंगली फेरने को बोलेगा, है ना। उसमें एक आकृति होगी, उंगली फेरने को बोलेगा। जिस बच्चे के कलर ब्लाइंडनेस है वो उंगली फेर ही नहीं पाएगा, ठीक है ना। चलिए चलिए, देखो यहां से अगला टेस्ट होगा फोगिंग टेस्ट। सर ये फोगिंग टेस्ट क्या होता है, ग्लास लगाया जाता है। इसमें क्या होगा ना, आपकी आंखों में ना ऐसे ग्लास लगाई जाएंगे, तो आपको थोड़ा सा धुंधला धुंधला दिखाई देगा, जैसे कोहरा होता है ना। जैसे आप लोग ट्रेन चला रहे हो, अगर मान लो सर्दी का टाइम है, ट्रेन चला रहे हो, कोहरा है, तो आप उसमें भी चीजों को देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे। जब आपकी आंखों में लेंस मतलब ग्लास लगाई जाएंगे तो आपको थोड़ा धुंधला दिखाई देगा, जैसे कोहरा होता है। फिर उसमें भी आपको कुछ ना कुछ पढ़ने को बोलेगा कि आप वो चीजें पढ़ पा रहे हो कि नहीं पढ़ पा रहे। आई बात समझ में। जब आपकी आंखों में ग्लास लगाई जाएंगे तो आप लोग टेंशन में मत आ जाना कि आपको धुंधला दिखाई दे रहा है, नहीं, सभी को धुंधला दिखाई देता है। वो धुंधला दिखाने के लिए ही आपको ग्लास पहना ही जाता है। तो फोगिंग टेस्ट में कुछ नहीं होता, ग्लास लगाएंगे, धुंधला दिखाई देगा, उस धुंधले में भी आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए, इसके बाद में लेजिक सर्जरी आपके चेक की जाएगी। मेरे प्यारे बच्चों, आपने कोई अपनी आंखों में सर्जरी करवाई है या फिर नहीं करवाई, वो लोग चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे, एक आई ड्रॉप उनके पास में होती है, एक आई ड्रॉप उनके पास में होती है। वो आई ड्रॉप आपकी दोनों आंखों में डालेंगे। जैसे ही वो आई ड्रॉप आपकी दोनों आंखों में डालेंगे, आपको कुछ नहीं दिखाई देगा, ऐसा लगेगा कि आप अंधे हो गए, कुछ भी दिखाई नहीं देगा। आपकी आंखों के सामने बिल्कुल काला काला, बिल्कुल कुछ नहीं दिखाई देगा। इस वजह से आप किसी ना किसी को साथ में लेके जाना, अपने फैमिली मेंबर को, जरूरत पड़ेगी वहां पर। चलिए, फिर 30 मिनट तक आपको बिठा दिया जाएगा। उसके बाद में आपकी जो आंख है ना, आपकी जो आंख है वो थोड़ी सी बाहर निकल जाएगी, मतलब वो मोटी मोटी हो जाएगी। जैसे नॉर्मल जो आंखें है ना, उससे थोड़ी सी मोटी मोटी हो जाएगी, मतलब थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि आंख बाहर निकल गई। फिर वो लोग अपना प्रोसीजर चालू करते हैं। उनके पास जो मशीनें होती हैं, उन मशीनों के माध्यम से आपकी पूरी आंख को चेक किया जाता है कि आपके लेजिक सर्जरी तो नहीं हो रही, कहीं आपने लेंसेज वगैरह तो नहीं लगा रखे, ठीक है ना। चलिए, मतलब बचने की गुंजाइश नहीं है, सिंपल सी कहानी है। इसके बाद में हियरिंग टेस्ट होगा, कानों का टेस्ट। भाई आंखों के टेस्ट हो गई, अब कानों के टेस्ट। कानों के टेस्ट में क्या होगा, रिपीट करने को बोलेगा, मतलब बहुत दूर से आपको कुछ ना कुछ वो बोलेगा, फिर आपको वही चीजें वापस क्या करनी है बेटा, रिपीट करनी है। आई बात समझ में, ठीक है ना। चले, तो यहां से हियरिंग टेस्ट में ये होता है, जो सामने वाला बोलेगा वही अपन को क्या करना है बेटा, रिपीट करना है। या फिर ये टेस्ट कभी कभार ऐसा भी होता है कि जैसे साउंड किस ओर से आ रहा है, पीछे से आ रहा है तो फिर आपको बताना पड़ेगा पीछे से आया है, सामने से आ रहे हैं तो आपको बताना पड़ेगा सामने से आ रहा है, ठीक है ना। चलिए, फिर यहां से अगला टेस्ट होता है फील्ड ऑफ विजन टेस्ट। सर ये फील्ड ऑफ विजन टेस्ट क्या होता है, देखो बिना घूमे साइड व्यू को देखना। अब आप ट्रेन चलाते हैं तो साइड में सिग्नल लगे रहते हैं। अब सिग्नल को आपको देखने के लिए आपको ऐसे घूमने की जरूरत नहीं है। लोको पायलट की जो आंखें हैं वो बिल्कुल परफेक्ट होती हैं और वो बिना घूमे भी इन सिग्नल्स को देख सकता है। हर कोई नहीं देख सकता, लेकिन लोको पायलट देख सकता है क्योंकि उसकी आंखें अच्छी होती है। तो यहां से फील्ड ऑफ विजन टेस्ट में क्या होगा,
कि बिना घूमे साइड विजन को आपको देखना है ना। ट्रैक सिग्नल के लिए, ट्रैक सिग्नल देखने के लिए मेनली ये टेस्ट होता है, तो उनका कोई प्रोसीजर होता है, उस प्रोसीजर से वो चेक करवा लेता है। इसके अलावा बाइनोकुलर टेस्ट में क्या होता है, देखो बाइनोकुलर टेस्ट में दूरी का अंदाजा, जिसको डेप्थ परसेप्शन बोला जाता है, दोनों आंखों से एक साथ देखना। देखो दूरी का अंदाजा अपन तभी लगा सकता है जब अपनी दोनों ही आंखें एक साथ किसी भी चीज को देख रही हो। अगर एक आंख को बंद करके आप किसी भी वस्तु को देखेंगे ना, तो कभी भी दूरी का अंदाजा नहीं लगा पाएंगे। जब तक दोनों आंखें एक साथ किसी भी चीज को नहीं देखेगी, दूरी का अंदाजा नहीं लगा सकते, ठीक है ना। तो बाइनोकुलर टेस्ट में मेनली आप दूरी का अंदाजा लगा पा रहे हैं कि नहीं लगा पा रहे, इसके लिए वो टेस्ट लेते हैं। क्योंकि कई बार होता है ना कि सिग्नल में आपको रोकना है, तो आपको ब्रेक कितने समय पहले से लगाना पड़ेगा ताकि उस सिग्नल को आप लोग क्रॉस ना करो। तो ये दूरी का अंदाजा ही तो हुआ ना, कि आपको दूरी का अंदाजा होना चाहिए। सिग्नल आपने क्रॉस कर दिया तो रेलवे में इसको एक एक्सीडेंट माना जाता है और भारी पेनल्टी उसकी लोको पायलट को चुकानी पड़ती है। तो दूरी का अंदाजा आप लगा पाएंगे कि नहीं लगा पाएंगे, ये अभी बाइनोकुलर टेस्ट में आपका चेक किया जाता है। उनका प्रोसेस होता है, उनसे वो चेक करवा लेते हैं। देखो यहां से मेसोफिक टेस्ट, ये जो फॉगिंग टेस्ट अभी अपन ने पढ़ा था ना, अभी अपन ने फॉगिंग टेस्ट के बारे में पढ़ा था कि आपको ग्लास लगा दिए जाएंगे, कम रोशनी में आपको आप देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे, है ना। अभी फॉगिंग टेस्ट के बारे में बताया था, उसको मेसोफिक टेस्ट ही बोला जाता है। जो फॉगिंग टेस्ट होता है इसको मेसोफिक टेस्ट ही बोला जाता है, ठीक है ना। चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों, ये पूरा का पूरा मामला मेडिकल का मैंने आपको बताया। अब आपको देखो करना क्या है, देखो ज्यादा से ज्यादा आपको हरी सब्जियां खानी है, ज्यादा से ज्यादा आपको हरी सब्जियां खानी है। जो बच्चे अंडे वंडे खाते हैं, अंडे वंडे खाना प्रारंभ करो, जो खाते हैं, जो नहीं खाते कोई बात नहीं है, क्योंकि देखो अंडे में भी अच्छा एक तरीके से प्रोटीन विटामिन वगैरह होता है, ठीक है ना। चले, तो यहां से अपन बात करेंगे हरी सब्जियां खाओ, अंडे खाओ, और यहां से अपन क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज करो प्रॉपर, ठीक है ना। डेली डेली जाकर किसी हरे गार्डन में आप जाके वहां से क्या करो बेटा, योगा करो। अभी तो जो बच्चे गांव में ना, अभी तो बढ़िया आपका फसलें वसलें बिल्कुल हरी है, आप जाओ फसलों में, उस हरेपन को देखो, आपकी जो आंखें है ना वो ऑटोमेटिक तरोताजा हो जाएगी। चलिए, तो यहां से डेली योगा करो, एक्सरसाइज करो, और जो घास होती है हरी वाली उसमें नंगे पैर चलो, ताकि उससे आंखों की रोशनी अपनी बढ़ती है। चलिए, देखो यहां से जो बच्चे खाते हैं, मतलब मैं उनके लिए बता रहा हूं, आप लोग थोड़ा सा जो बच्चे खाते हैं फिश विश वगैरह खाना स्टार्ट करो। जो नहीं खाते हैं ना उसके लिए नहीं बता रहा, है ना। जो बच्चे खाते हैं फिश खाना स्टार्ट करो, क्योंकि जो फिश होता है वो आंखों की रोशनी को कहीं ना कहीं बढ़ाता है, ठीक है ना। और जो बच्चे फिश वगैरह नहीं खाते, वो खाने के साथ में डेली आप लोग क्या खाएंगे बेटा, यहां से खीरा खाएंगे। खीरा एक बहुत अच्छा रिसोर्सेज है आपकी आंखों को सही करने के लिए, ठीक है ना। और खीरा खाने से जो आपके पाइल्स की बीमारी है ना कहीं वो भी ठीक होती है, क्योंकि खीरे में होता है फाइबर, और पाइल्स फाइबर की कमी के कारण ही होता है। जो आप लोग हॉस्टल्स वगैरह में जो घटिया खाना खाते हो ना, उसी वजह से पाइल्स वगैरह होता है। चलिए, लेकिन नौकरी लगने के बाद में आपको खराब घटिया किस्म का खाना नहीं खाना पड़ेगा, क्योंकि यह फेज हर किसी की जिंदगी में आता है कि अपन हॉस्टल में रह रहे हैं, मेस का खाना खा रहे हैं या खुद बना के खा रहे हैं, तो मतलब वो चीजें अपन नहीं खा पा रहे जो अपन घर पे खाते हैं। तो ये हर किसी के जीवन में ये फेज आता है। हम जब तैयारी करते थे तो हमारे जीवन में भी ये फेज आया था कि हम बाहर मेस में खाना खा रहे हैं, है ना। वो घटिया किस्म का खाना था, किसी भी प्रकार का ऑयल, सड़ी सब्जियां, मतलब कैसा भी वो लोग खिला देते थे। हम खुद बनाकर खाते थे तो जल्दीबाजी, मतलब कुछ भी जैसे तैसे बन जाए, बस पेट भरना है, मतलब वो चीज नहीं रहती थी जो घरों में अपन खाते हैं, है ना। लेकिन आज नौकरी लग गई तो सारी चीजें व्यवस्थित हो गई,
है ना। और कहीं ना कहीं आपका जो जीवन है वो भी व्यवस्थित हो जाएगा। बस एक नौकरी आपके लग जाए, उसके बाद जीवन पूरा का पूरा सेट है। चलिए मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चों अगले वीडियो में। डॉक्यूमेंट के लिए क्या चाहिए इस अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पर ऑथेंटिक जानकारी मैं आपको हमेशा से देता रहूं और आगे भी दूंगा। ठीक है ना। चले नमस्कार।